हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू ग्रीड। ओके बच्चा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का अपना पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल चिंता नहीं करना। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, सारा कंटेंट यहाँ पे तो अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो आप अपने एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सर्च ऑन प्ले स्टोर एड्यू ग्रीड। अब एड्यू ग्रीड सर्च करोगे तो आपको हमारा पहला ही एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है बच्चा। यू कैन रजिस्टर दैट इज़ फ्री। पूरा कंटेंट फ्री है, कोई कॉस्टिंग नहीं है उसका भी, मटेरियल वगैरह का भी। हाँ, इफ़ यू नीड एन ऑनलाइन क्लासेस यू कैन एनरोल फॉर दैम फॉर फिजिक्स। ओके, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले बच्चा सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूले, ठीक है भाई। इतना अच्छा इजी फिजिक्स का कंटेंट लेकर आए हैं। और कुछ चेंजेस लगे आपको कि कुछ और भी अच्छा चाहिए है तो वो हम लेकर आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें, भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि करंट्स क्या होती है बेसिकली, कि सर जो पानी के जो करंट जो लहरें आ रही है दैट इज कॉल्ड द करंट्स। ओके, सेम वे ये करंट को अगर हम एक पाइप में स्ट्रक्चर में डाल दें तो ये हेल्प करेगा। ओके, जो हम हमारी जो वाटर टैंक होता है जो हमारे छत पर होता है बेसिकली, उनको पाइप से कनेक्टेड किया होता है। और पाइप से कनेक्ट करने की वजह से वो क्या होता है, वो घर में अलग अलग रीजन के अंदर अपने घर पे फ्लो करता है, राइट है बच्चा। तो हमने बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ एन करंट is called an electric circuit. A continuous conducting path between the terminal of the source of electricity. Okay, basically क्या है कि ये हो गई बैटरी, दैट इज अ पोटेंशियल, जो हमने अगली बार बात किया था, जो इलेक्ट्रॉन को भगाने में मदद करता है। जब आप इसको वायर से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, वायर से कनेक्ट करते हो, तब क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो करता है। सिमिलरली समझना हो तो ये अपनी पानी की टंकी है जिसको हमने हाइट पे रखा है, इसकी वजह से क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। इसकी वजह से आप घर में नल खोलते हो तो अपने आप पानी बाहर आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। क्या अगर उसी पानी की टंकी को अगर ग्राउंड फ्लोर पे रखोगे तो क्या सब घर में पानी आएगा? कमेंट बॉक्स में मैसेज करो क्यों नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। तो continuous conducting path between the terminal of the source of electricity is called the electric circuit, and there are two types of electric circuit. First is open circuit and another is closed circuit. एक ओपन सर्किट है और एक क्लोज्ड सर्किट है। अब ओपन सर्किट मतलब क्या, कि कहीं से जहां पे तुम्हारा पाइप लीकेज हो जाए, लीकेज मतलब या तो फट जाए या तो एंड हो जाए, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास आएगा पानी। समझो पानी की टंकी है, ऊपर से किसी ने वाल्व बंद कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस है बट स्टिल पानी आएगा कि सब नलों के अंदर नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। बट उसी वाल्व को अगर ओपन कर दो तो पानी सब रूम में आएगा, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। तो उसी को हम वायर के साथ समझते हैं कि जब भी ये कंडक्टिंग पाथ है, मतलब ये पाइप है और ये बल्ब लगा दिया है मैंने, अगर इसके अंदर वाल्व को क्लोज कर दे, यहाँ पे वाल्व मतलब स्विच, अगर स्विच ओपन होती है, ओपन मतलब यहाँ से पानी यहाँ तक आएगा बट आगे जा नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आएंगे बट आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये चीज सर्किट काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। तो क्या बोलते हैं ओपन सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द करंट स्टॉप बिकॉज ऑफ एन ओपन स्विच इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। मतलब क्या, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर मेरी की ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है बच्चा। तो फटाफट से दूसरे आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्लोज्ड। ओके, क्लोज्ड, अगर वाल्व ओपन हो, सॉरी क्लोज हो, सॉरी ओपन हो, तो उसके अंदर क्या होता है, सब घर के अंदर पानी आ जाएगा। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे वाल्व क्या है, क्लोज है, मतलब एक कंडक्टिंग पाथ बन रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा बच्चा। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा उल्टा एनालॉजी है बट समझना पड़ेगा कि वहां पे अगर वाल्व को हम बंद करते हैं तो वहां पे कनेक्शन एंड होता है, कनेक्शन एंड होता है इसलिए पानी घर में नहीं आता। बट वही अगर वाल्व ओपन करते हैं तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है और वो आता है, पानी आता है, ठीक है बच्चा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूस, क्यों कंटिन्यूस होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड स्विच, ठीक है बच्चा। तो सीखा क्या हमने बेसिकली ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में, कि सर अगर ओपन सर्किट के अंदर अगर स्विच ओपन है, स्विच क्लोज नहीं किया हुआ तो करंट नहीं चलेगा, मतलब करंट नहीं आएगा। अगर क्लोज सर्किट के अंदर स्विच को हम क्लोज करके रखते हैं तो करंट आएगा, इसलिए नाम भी कैसा रखा हुआ है, ओपन मतलब स्विच ओपन, क्लोज मतलब स्विच क्लोज।
आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वाह, मेरा फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, क्यों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फेवरेट है बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। मैंने बताया था कि सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हिलते रहते हैं और नेगेटिव चार्ज मूव करते रहते हैं। भाई नवरे जीवन में एकदम अभी क्या है, वो बैचलर्स एज है, घूमते रहते फिरते रहते सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, एक कंडक्टर के अंदर अगर हम एनालिसिस करें, जूम करके देखें तो बेचारे पॉजिटिव चार्ज जो बूढ़े हो चुके, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन में है, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं ऐसे, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, रेंडमली, ठीक है। तो सर आपने बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो करंट बनना चाहिए ना, नहीं बनता है करंट। क्यों नहीं बनता है? ये सब भले वेल्यू है पर ये जीवन में जिसे घूम रहे हैं ना, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन जीरो आते हैं। क्यों? आधे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागते हैं और आधे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागते हैं, एवरेज देखे हम तो, ठीक है। या फिर अगर ऊपर भागते हैं तो आधे नीचे भागते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, नेट जीरो होता है, नेट फ्लो जीरो होता है, इसकी वजह से कोई करंट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और हमको पता है कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। बट ये रैंडम मोशन के होने के बावजूद भी करंट फॉर्म नहीं करते। करंट क्यों फॉर्म नहीं करते? क्योंकि जितने लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं उतने ही राइट हैंड साइड जाते, तो नेट इफेक्ट हो जाता है जीरो। बट अगर हम इसके पीछे एक पुलिस को लगा दे, इसके पीछे पोटेंशियल को लगा दे, इनके पीछे कोई मोटिवेशन गाइड को लगा दे, इनके पीछे किसी टीचर को लगा दे, तो ये सब लोग एक ही दिशा में भागेंगे। जब एक दिशा में भागेंगे तब करंट होगा फॉर्म, ठीक है। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके बच्चा, कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी के अंदर आता है एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब समझो, हमने समझ लिया सर्किट्स, हमने समझ लिया कैसे करंट फॉर्म होता है, अब रेजिस्टेंस कैसे आता है। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल समझना, एक गुफा ले लेते हैं हम। इस गुफा में हम पुलिस एक आदमी की ऐसे एक लाइन बना देते हैं, ह्यूमंस को बोलते हैं, आप ऐसे खड़े हो जाओ, और यहाँ पे एक चोर है और उसके पीछे एक पुलिस है, ठीक है। अब ये पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो अपना थीफ है, ये चोर है, ये भाग रहा है। अब अगर ये लोग सीधे खड़े होते तो ये चोर सीधा सीधा भाग जाता, कोई तकलीफ ही नहीं आती, बीच में गैप दिखता और चले जाते। बट ये लोग है ना थोड़े से अटपट है, ये लोग क्या कर रहे हैं पता, अपनी जगह पे खड़े तो है बट दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशंस, ऐसे से हिल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है भागते हुए, वो चोर आ रहा हुआ है भागते हुए, बट मैं ऐसे हिल रहा हूँ ना कंटिन्यूस, वो जाके मुझसे टकरा जाता है, जाके मुझसे टकराता आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपने रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पुलिस है, बेसिकली ये क्या है, बैटरी है। ये जो थीफ है, ये जो चोर है, वो है इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे हम, द ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बाय पॉजिटिव चार्ज is called इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब। इसकी यूनिट की बात करें ना, तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चा, वो होती है ओम। इसको ओमेगा भी बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है बच्चा, ऐसा बनाना होता है, ठीक है। आपको एक लाइन करनी है, फिर ऐसे एक राउंड, फिर वापस एक लाइन, इसको बोलते हैं ओम। इस सिंबल का नाम जो होता है वो होता है ओमेगा। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चा,
ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो और थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े तो क्या है भाई, देखते हैं। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों भाई है, बट कैसे, उल्टे भाई है। क्यों? रेजिस्टेंस क्या बताता है कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को रोका, मैं कितना इलेक्ट्रॉन को रोकूंगा, वो रेजिस्टेंस बताता है। कंडक्टेंस उसका उल्टा, मैं कितने इलेक्ट्रॉन को आने दूंगा उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर मुझे दिखाना है इसका फॉर्मूला भी, तो कैसे दिखाएंगे हम, दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो उसका ओमेगा था, इसका हो जाएगा MHO, OHM ओम था तो MHO हो गया, इसको सीमेन भी होता है, ये भी इसका यूनिट होता है। ठीक है बच्चा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस तो समझ में आ गया। सही, सुपर कंडक्टर आपने लिखा है, क्या पता चलता है? सुपर का मतलब कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को आने देना, सुपर मतलब सुपर आने देना मतलब क्या कि ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ना हो तो फटाफट सबको आने देगा, दैट इज कॉल्ड अ सुपर कंडक्टर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द कंडक्टर इन विच द रेजिस्टेंस इज 0 इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। एंड वी नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल, आपने देखा भी नहीं होगा अभी तक ऐसा कुछ, कि वी नो दैट every material has a positive charge and it vibrate about their mean position। हर एक मटेरियल के पास पॉजिटिव चार्ज है और अपनी मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट करता है। सीधी सीधी बात है, मानते हो ना? अगर वो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑफकोर्स ही बात है वो रेजिस्टेंस तो लगने ही वाला है उसके ऊपर। वो रेजिस्टेंस जो लगने वाला है, ओके, तो उसको कम कैसे करेंगे? तो बेसिकली एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, वो साइंटिस्ट की क्या स्टडी थी वो देखते हैं। तो पहले देखो क्या बताया, ऑल द कंडक्टर ऑफर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो करेगा इन द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बहुत मतलब सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट होते हैं। हीट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बोलते हैं ना, अरे भाई टीवी जल्दी बंद कर दे, चार्जिंग करते वक्त मोबाइल को यूज़ नहीं किया करो, बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हीट हो जाता है मोबाइल। ठीक है, तो 1911 बात करें तो एक HK ओमेन्स थे, ओके, उन्होंने क्या किया, मर्क्यूरी को कूल कर दिया 4.2 केल्विन तक। 4.2 बहुत ही कम टेम्परेचर है, अप्रोक्सीमेट बोलूँ ना तुमको -269 डिग्री सेल्सियस है। इतना डिग्री गर्म ठंडा करने के बाद उन्होंने फाउंड क्या किया कि रेजिस्टेंस है ना मर्क्यूरी का 0 हो गया। और मैंने आपको बताया अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बट इस सुपर कंडक्टर को बनाने के लिए कितना ठंडा करना पड़ा, -269 तक, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल बच्चा। मतलब इतनी सारा पैसा चला जाएगा ना सिर्फ उसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, उसकी कोई हद नहीं है। हम फ्रिज में को बनाने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस मैनेज करते हैं तो भी हमको कितना सारा मनी लगता है। ओके, ऑफकोर्स बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो -269 तक ले जाना टेम्परेचर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम है, बट किया एक साइंटिस्ट ने और फाउंड भी किया कि मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 0 इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम बोलेंगे बच्चा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है बच्चा? तो सम अप करते वापस से, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यूनिट की बात करें ओम, उसका उल्टा भाई कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट जो होता है वो होता है मो और सीमेंस। ओके, इसके बाद देखें हम तो सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कौन? दोज कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 0, okay, that is called the superconductor. Example is of mercury and the experiment done by HK Ohms in 1911. उन्होंने किया 42 डिग्री केल्विन तक ले गए, देन व्हाट हैपन, रेजिस्टेंस हो गया मर्क्यूरी का 0। ओके, और ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे वो रेजिस्टेंस 0 हो जाता है कंडक्टर का, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब एक मस्त फन फैक्ट बताता हूँ तुमको सुपर कंडक्टर्स के बारे में। बच्चा, अगर आप कोई भी चीज़ को सुपर कंडक्टर बना देते हो, तुमको पता है, तो थोड़ी देर बैटरी लगाने के बाद भी उसमें करंट बहुत देर तक चलेगा। मतलब थोड़ी देर लगा दो फिर छोड़ निकाल दो तो भी करंट फ्लो करता रहेगा। ऐसी चीज़ है, थोड़े से पोटेंशियल में भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च चल ही रही है
कि इलेक्ट्रिक हम सुपर कंडक्टर बना पाए, ठीक है, अभी भी रिसर्च टॉपिक के अंदर है। अगर ऐसा होगा तो बच्चा क्या होगा, तुमको दिखाता हूँ मैं कि 20% जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारी, बेसिकली क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन में यूज़ होती है अपनी, बेसिकली कैसे यूज़ होगी कि टॉरेंट पावर ने बनाया, हमारे घर पे आई, तो टॉरेंट पावर से यहाँ तक जो आई एनर्जी वो वेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि सब जगह कंडक्टर से ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हर एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो सब हीट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होता है 100% एनर्जी भेजी हूँ, घर पे आती है 20%, तो इतना तो हो जाता है लॉस। पहली बात तो ये। कुछ कुछ सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। तो सुपर कंडक्टर का एग्जाम हमने देख लिया, मर्क्यूरी का तो देख लिया, लेड और नियोबियम भी होते हैं, इनके अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। और एक और साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने तो मस्त काम किया, सिरामिक से सुपर कंडक्टर बना दिया, सिरामिक से। ओके, इसका भी कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, आप ढूंढोगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा वो चीज़ भी। ओके बच्चा, तो अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि सर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसके ऑब्स्ट्रक्शन जो करे उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इट फॉलोज अ लॉ ऑफ लेंथ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इफ द लेंथ इज इंक्रीजेस। अगर आप टनल की साइज बड़ी कर दो तो और भी लोग ह्यूमंस आ जाएंगे और वो सब ऐसे से हिलेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली लॉज ऑफ एरिया, ओके, अगर हम एरिया बढ़ा दें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर उस टनल के में साइज बढ़ा दो और ह्यूमंस उतने ही रखो तो क्या होगा, वो उनको अच्छी खासी गैप मिलेगी इलेक्ट्रॉन को और वो अच्छे से आ सकते हैं। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। कांस्टेंट को हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, दैट इज एन रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, तो कांस्टेंट की वैल्यू है। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है आपको, तो सिंपल क्या करते हैं, मैं रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ 1 ओम, रेजिस्टिविटी ऐसे रहने देता हूँ, लेंथ को ले लेता हूँ 1 और एरिया ले लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर। तो सब कुछ 1 होने पे मैं बोल सकता हूँ, या इसको भी अगर 1 नहीं लेना हो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम इसको r ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा लेंथ 1 है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू R। तो रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्यों स्पेसिफिक का शब्द यूज करते हैं? जब आप यूनिट अमाउंट लेना शुरू कर दो ना, तो लेंथ आपने यूनिट मतलब 1 लिया हुआ है, एरिया भी आपने 1 लिया हुआ है, तो जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करना हो तो क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, such that the current enters and leaves from the opposite end of the conductor, okay, and it offers a resistance, that resistance is called the specific resistance। इसकी मैं यूनिट की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हमने रेजिस्टिविटी क्या देखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसकी वैल्यू यहाँ और इसको नीचे ले जाते हैं तो रो विल बी वॉट, आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस तो होता है ओम, ये होता है मीटर स्क्वायर और ये होता है मीटर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर में से स्क्वायर हट जाएगा। तो अगर मैं ऐसा यूनिट देखूँ तो क्या होगा, ओम मीटर होगा और इसका हो गया होगा ओम सेंटीमीटर होगा यूनिट। क्लियर है बच्चा कि नहीं है? तो कुछ और हम रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप कोई भी प्योर मेटल लेते हो, अगर आप कोई भी प्योर मेटल लेते हो, उसका मुझे टेम्परेचर पे इफेक्ट देखना है। प्योर मेटल मतलब कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, आयरन ले लिया, जो भी ले लो आप, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस
बढ़ेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कॉपर के अंदर आप अगर हीट टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे मैंगेनाइन, यूरेका, जर्मन सिल्वर, दे ऑल आर अलॉयज। अलॉयज के अंदर जनरली क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बट स्टिल नो चेंज इन रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस में आपको चेंज नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, और भी एलिमेंट्स है, जैसे बात करें कार्बन फिलामेंट बल्ब हो गए। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है बच्चा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।